हेलो एवरीवन, आई एम योर एजुकेटर दीपिका। स्टूडेंट, पढ़ाई कैसी चल रही है? मैम हमेशा बोलती हैं सफर खूबसूरत है मंजिल से भी। क्या सफर है हमारा सफर है नीट की एक सीट हासिल करना। तो आज मैम आपके लिए लेकर आ गई हैं ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ह्यूमन फिजियोलॉजी का ये चैप्टर काफी कॉन्सेप्चुअल है। आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट समझने होंगे कि कैसे रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स होती है, क्या कैपेसिटीज होती हैं और गैसियस एक्सचेंज आपका कैसे हो रहा है, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व, इन सब के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना सेशन पूरे जोश के साथ। राइट, ये मैम के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है, आपको पसंद आए तो आप लोग पढ़ सकते हैं। तो अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो सबसे पहले माय डियर स्टूडेंट्स, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ब्रीदिंग क्या है। बहुत सारे बच्चे ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन उनको हो रहा होता है। ब्रीदिंग का मतलब होता है कि आपने इनहेलेशन किया और एक्सेलेशन किया, मतलब कि आपने ऑक्सीजन को इनहेल किया, CO2 को आपने अपनी बॉडी से निकाला। ये पूरा मैकेनिज्म जो होता है, इसके डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स होते हैं। इसी को ही हम ब्रीदिंग कहते हैं, सांस लेना और सांस छोड़ना। ये नॉर्मल सी लैंग्वेज में अगर मैं आपको समझाऊं, ब्रीदिंग को हम पल्मोनरी वेंटिलेशन भी कहते हैं। यह एक फिजिकल प्रोसेस है जिसमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है हमारा बॉडी के थ्रू और एटमॉस्फेयर के थ्रू। मींस मैंने बताया आपको, ऑक्सीजन को इनहेल कर रहे हैं, CO2 को निकाल रहे हैं बॉडी से। राइट, तो यही प्रोसेस आपका ब्रीदिंग कहलाता है। फिर बात आ जाती है आपकी, ब्रीदिंग तो हमने समझ लिया, बात आ जाती है आपके रेस्पिरेशन की। रेस्पिरेशन क्या है? ये है आपका बायोकेमिकल प्रोसेस। बायोकेमिकल प्रोसेस क्यों माय डियर स्टूडेंट? जो आप ऑक्सीजन ले रहे हैं बॉडी में, उसको आप कंज्यूम कर रहे हैं, तो आपको जो भी आप मैक्रोमोलिक्यूल्स, जो भी फूड आप खाते हैं, उसके ब्रेक डाउन के लिए आपको कुछ ना कुछ तो चाहिए। तो ऑक्सीजन की हेल्प से हम ब्रेक डाउन करते हैं ग्लूकोज का, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, ताकि हमें एनर्जी मिल सके इन द फॉर्म ऑफ ATP, और हम डे टू डे जो आपकी एक्टिविटीज हैं उसको परफॉर्म कर सके। तो यही प्रोसेस कहलाता है रेस्पिरेशन। होप आपको ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन का जो कंफ्यूजन रहता है वो समझ में आया होगा। जो हम इनहेलेशन और एक्सेलेशन कर रहे हैं अपनी गैसेस का, O2 एंड CO2 का, विद एटमॉस्फेयर थ्रू आवर बॉडी, ये कहलाएगा आपका ब्रीदिंग। और आपका रेस्पिरेशन, जो भी हम ऑक्सीजन कंज्यूम कर रहे हैं उसको हम हेल्प कर रहे हैं अपने मैक्रोमोलिक्यूल्स, जो फूड पार्टिकल्स हैं, उनको ब्रेक डाउन करने के लिए, ताकि हम एनर्जी रिलीज कर सके और उस एनर्जी को हम डे टू डे एक्टिविटी में यूज कर सके। तो वही प्रोसेस कहलाता है रेस्पिरेशन। इट इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टू रिलीज एनर्जी। राइट, तो समझ में आ गया होगा। अब माय डियर स्टूडेंट, तो रेस्पिरेटरी एडेप्टेशन बहुत सारे आपके एनिमल्स में देखी गई है। फिशेस में अलग तरीके से रेस्पिरेशन हो रहा होता है। क्या क्या वो उनके ऑर्गन्स होते हैं, किस मीन्स से फिशेस हो गई, आपका कॉकरोच हो गया, और आपके एनिमल्स डिफरेंट डिफरेंट हो गए, क्या क्या एडेप्टेशन है कि वो लेते हैं जिससे कि वो रेस्पिरेशन को प्रॉपर तरीके से परफॉर्म कर सके। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक्वेटिक एनिमल्स की। तो एक्वेटिक एनिमल्स की बात करें तो इनके पास, एक्वेटिक एनिमल्स में आपकी फिश आ जाती हैं, इनके पास रेस्पिरेशन के लिए आपका गिल्स होते हैं। राइट, अगर हम टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट्स की बात करें तो उनके पास ट्रैकियल सिस्टम होता है, ये आपने पढ़ा भी हुआ है। और स्पाइरिकल्स, मैंने एनिमल किंगडम में आपको बताया था कि जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं उनका जो रेस्पिरेटरी मीन्स होता है वो स्पाइरिकल्स के थ्रू होता है। राइट, अब एम्फीबियंस की बात करें तो ये इनके पास लंग्स भी होता है, स्किन भी होता है, और बक्कल कैविटी के थ्रू भी ये अपना रेस्पिरेशन कर सकते हैं। राइट, तो आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है एनिमल किंगडम में, मैंने ये वाला पढ़ाया हुआ है आपको कि जो एम्फीबियंस होते हैं उनका रेस्पिरेशन आपका स्किन के थ्रू भी होता है, लंग्स के थ्रू भी होता है, और आपका बक्कल कैविटी के थ्रू भी होता है। राइट, अब बर्ड्स की बात करें, बर्ड्स में एयर सैक्स प्रेजेंट होते हैं ताकि उनका इफेक्टिव गैसियस एक्सचेंज हो सके। राइट, तो एयर सैक्स प्रेजेंट होते हैं बर्ड्स में। और ह्यूमंस का आपको पता ही है, ह्यूमंस में लंग्स होते हैं। लंग्स का पूरा स्ट्रक्चर, क्या हमारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है उसका पूरा स्ट्रक्चर अभी हम डिस्कस करेंगे, तो ह्यूमंस का आपको ऑलरेडी
पता है। तो स्टार्ट करते हैं अपना ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। गिव मी अ मिनट। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम अपना हम स्टार्ट करते हैं, राइट। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, अगर हम मेन स्ट्रक्चर देखें ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के, तो आप खुद ही देखेंगे कि आपका जो नोज है, नोज में आपके नॉस्ट्रिल्स हैं, नॉस्ट्रिल्स के बाद आप इधर से देखें तो नेजल पैसेज स्टार्ट हो जाता है, राइट। फिर आपका फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंक्यूल्स, आपके ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, देन एल्वियोलाई, देन ऐसे पूरा आपका लंग्स बन जाता है। तो क्या क्या स्ट्रक्चर है आपके ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के, वन बाय वन हम उन्हें डिस्कस करेंगे, उनका फंक्शन देखेंगे कि क्या क्या स्ट्रक्चर है, राइट। तो नॉस्ट्रिल्स और नेजल कैविटी ये फिल्टर और मॉइस्चर करते हैं, आपकी वार्म्स करते हैं एयर को, इनकमिंग एयर को। अब देखो बाहर का टेम्परेचर ज्यादा, बाहर का टेम्परेचर फ्लक्चुएट करता है, कम ज्यादा होता रहता है, तो नेजल कैविटी और नॉस्ट्रिल्स क्या कर रहे होते हैं, आपकी जो एयर आ रही होती है उसको वार्म कर रहे होते हैं, मॉइस्चर कर रहे होते हैं और फिल्टर कर रहे होते हैं एयर को, ताकि कोई भी डस्ट पार्टिकल आपकी बॉडी में नहीं आए, राइट। और ये लाइंड होते हैं हेयर से, म्यूकस ट्रैप करता है। अभी बताया मैंने आपको कि जो डस्ट पार्टिकल है वो ना आए आपकी बॉडी में, तो फिल्टर कर रहे होते हैं वो एयर को। तो ये म्यूकस से लाइंड होते हैं और आपके हेयर्स भी होते हैं, आपने देखा होगा नॉस्ट्रिल में। तो जो भी डस्ट पार्टिकल होते हैं उसको भी ये रिमूव कर रहे होते हैं। तो इनका काम ये होता है, समझ में आया आपको। सबसे पहले हमने देखा नॉस्ट्रिल्स और नेजल कैविटी। देन आपका आ जाता है फेरिंग्स। जो फेरिंग्स है आपका बच्चे, वो है कॉमन पैसेज बिटवीन फूड एंड एयर। तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि एक कॉमन पैसेज है फूड और एयर के। थोड़ी एक एक दो दो लाइन आपको याद रखनी है। कॉमन आपको फंक्शंस पता होने चाहिए, ताकि आपसे कोई पूछ ले कि क्या फंक्शन होता है फेरिंग्स का, फेरिंग्स क्या है, नॉस्ट्रिल्स किस लिए होते हैं, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, राइट। देन बात करते हैं लैरिंग्स की। थर्ड हमारा आ जाता है लैरिंग्स। इसको वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये वॉइस प्रोड्यूस करने के लिए हेल्प करता है। तो वॉइस बॉक्स या फिर साउंड बॉक्स हम लैरिंग्स को बोलते हैं। ये प्रिवेंट करता है आपकी फूड की एंट्री इनटू ट्रैकिया यूजिंग इपीग्लॉटिस। तो ये ताकि आपका जो एयर आ रही है, फूड आ रहा है, तो उनको सेपरेट तो रखना पड़ेगा वरना प्रॉब्लम हो जाएगी, राइट। तो लैरिंग्स आपका प्रिवेंट कर रहा होता है फूड की एंट्री को ट्रैकिया में जाने से। किसकी हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ इपीग्लॉटिस, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि जो एयर है वो विंड पाइप में जाए और आपका जो फूड है वो आपका फूड पाइप में जाए, राइट। तो उस तरीके से चीजों को ये प्रिवेंट करता है कि लैरिंग्स क्या है, साउंड बॉक्स है, प्रिवेंट करता है फूड की एंट्री को ट्रैकिया में जाने से विद द हेल्प ऑफ इपीग्लॉटिस। अब बात कर लेते हैं ट्रैकिया की, जो कि हमारा विंड पाइप है। इसके पास कार्टिलेजिनस रिंग्स होती हैं, जो कि आपकी प्रिवेंट करती हैं कोलैप्स ड्यूरिंग इनहेलेशन। अब माय डियर स्टूडेंट, इसको मैं अभी समझाती हूँ, गिव मी अ मिनट। ट्रैकिया का ये याद रखेंगे, ये फीचर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं स्टार मार्क भी कर देती हूँ आपका। हम अपना 5th पढ़ रहे हैं ट्रैकिया। तो ट्रैकिया में मैम ने क्या बताया कि ट्रैकिया के पास कार्टिलेजिनस रिंग्स होती हैं और वो प्रिवेंट कर रही होती हैं आपकी क्या, कोलैप्सिंग ड्यूरिंग इनहेलेशन, जब आप सांस लेते हैं, ताकि कोलैप्सिंग ना हो जाए, इसीलिए ट्रैकिया में कार्टिलेजिनस रिंग्स होती हैं। देन ब्रोंकियाई एंड ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंकियाई ब्रांच इनटू स्मॉल ब्रोंक्यूल्स लीडिंग इनटू एल्वियोलाई। तो ये सारा, ये जो भी मैं अभी आपको बता रही थी कि नॉस्ट्रिल, नेजल चैम्बर आपका, और फिर उसके बाद आपका फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, राइट, देन एल्वियोलाई। ये इस तरीके से आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम बनता है। इसको हम डायग्राम की हेल्प से भी देखेंगे, राइट। एल्वियोलाई की बात करें तो एल्वियोलाई क्या है, आपकी प्राइमरी साइट है जहां पे गैसियस एक्सचेंज होता है। इसके पास बहुत थिन वॉल्स होती हैं, ताकि अच्छे से आपका एफिशिएंट वे में गैसियस एक्सचेंज हो सके, राइट। तो एल्वियोलाई पे जैसे ही एल्वियोलाई पे आप आ जाते हैं, वहां से आपका लंग्स बनने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ट्रैकिया के T5 रीजन पे, यानी कि थोरेसिक T5 रीजन पे आपकी यहाँ पे सेपरेशन दिखता है राइट और लेफ्ट लंग का। ये एनसीईआरटी की लाइन है, इसको याद रखेंगे, राइट। ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स
एंड आपका एल्वियोलाई में यहाँ पे सेपरेशन शुरू होना चालू हो जाता है। तो ये बात समझ में आई होगी। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की जो आपका एल्वियोलाई है वो ही आपका क्या है, प्राइमरी साइट है। प्राइमरी मतलब वही सबसे इंपॉर्टेंट साइट है, सबसे पहली साइट है जहां से आपका गैसियस एक्सचेंज होता है। और एल्वियोलाई की जो वॉल है वो काफी थिन होती है ताकि आपका गैसियस एक्सचेंज पूरा अच्छे से हो सके, राइट। अब डायग्राम देख लेते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का, राइट। तो आप देखेंगे एपिग्लॉटिस की हम बात कर रहे थे कि प्रिवेंट करता है ये आपका क्या, कि आपका जो फूड है वो प्रॉपर तरीके से आपका फूड पाइप में जाए और आपका जो एयर है वो आपकी विंड पाइप में जाए। तो एपिग्लॉटिस इस हेल्प कर रहा होता है ताकि आपका ये किसी भी तरीके से मिक्सअप ना हो जाए चीजें, कि फूड जहां जाना है वहां जाए, एयर जहां जानी है उधर जाए। तो एपिग्लॉटिस हेल्प करता है। लैरिंग्स आपको पता ही है, अभी बताया मैंने, साउंड बॉक्स बोला गया इसे। ट्रैकिया आप देख सकते हैं, इधर ट्रैकिया एक ट्यूब शेप स्ट्रक्चर है। T5 रीजन पे याद रखेंगे, यहाँ पे लेफ्ट लंग और राइट लंग में ये सेपरेट आउट हो जाते हैं, राइट। T1, T2, T3 आपकी थोरेसिक होती हैं, राइट। उसी तरह से T5 पे यहाँ पे सेपरेशन हो जाता है। गिव मी अ मिनट, ये ब्रोंकस है आपका और इधर से ही आपकी थोरेस, ये गिव मी अ मिनट, जो लंग्स है, लंग्स के पास प्लूरल मेम्ब्रेन्स होती है। तो मेम्ब्रेन्स कवर करके रखती हैं लंग्स को, उन्हीं को कहते हैं हम प्लूरल मेम्ब्रेन्स। डायग्राम में भी ये दिखाया हुआ है आपको। एल्वियोलाई जो कि प्राइमरी साइड दिखाई आपकी गैसियस एक्सचेंज की, इधर प्लूरल फ्लूइड है। ब्रोंक्यूल्स ये आपका डायफ्रागम है। और डायफ्रागम का क्या रोल है आपके रेस्पिरेशन में, अभी हम पढ़ेंगे इंस्पिरेशन एक्सपायरेशन, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपका क्या, डायफ्रागम। तो वो सारी चीजें हम समझेंगे। थोरेसिक वर्टिब्री आपकी 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से होती हैं। तो 5 जो 5th थोरेसिक वर्टिब्री होती है वहां से आपका सेपरेशन शुरू होता है लंग्स का, लेफ्ट एंड राइट। ये वाली पॉइंट आपका एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, इसको याद रखेंगे, राइट। तो ये डायग्रामेटिक व्यू आपको समझ में आया होगा, क्योंकि हमने पहले समझा कि ये सारे पार्ट्स होते क्या हैं, फिर डायग्राम को देखा। तो अगर हम देन डायग्राम को देखते हैं तो चीजें ज्यादा अच्छे से समझ में आ रही होती है। पहले ही डायग्राम से समझ लेंगे, बट एक एक चीज हमने समझ ली है। अब आ जाते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। मैं आपको बात भी कर रही थी कि जो आपका डायफ्रागम है उसका क्या रोल है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में। इंस्पिरेशन, एक्सपायरेशन, ये सारे वर्ड्स आपने एनसीईआरटी में सुने हैं। क्या है ये वर्ड्स, उनके बारे में आओ हम डिस्कस करते हैं। इंस्पिरेशन, इनहेलेशन यानी कि सांस लेना, इंस्पायर करना, इनहेल करना, तो उसका क्या क्या प्रोसेस है, क्या मैकेनिज्म है, किस तरीके से बॉडी में आप सांस लेते हैं या सांस छोड़ते हैं। सांस लेना, इनहेल करने को इंस्पिरेशन बोलते हैं, और आप सांस छोड़ रहे हैं, ब्रीद आउट कर रहे हैं, उसको हम एक्सपायरेशन बोलते हैं, राइट। तो क्या क्या प्रोसेस है, क्या क्या मैकेनिज्म है, क्या क्या बॉडी के पार्ट्स हैं, जैसे डायफ्रागम हो गया, आपकी मसल्स हो गई, कौन सी मसल्स इन सब चीजों में इन्वॉल्व है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो डायफ्रागम जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो आपकी इंटरकॉस्टल मसल्स भी कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, तो उससे क्या होता है, आपकी थोरेसिक वॉल्यूम बढ़ जाती है। और जाहिर सी बात है, अगर थोरेसिक वॉल्यूम बढ़ेगी तो आपका प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। तो इनसाइड लंग्स की हम बात कर रहे हैं। जब हम सांस ले रहे हैं तो आपका डायफ्रागम कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, इंटरकॉस्टल मसल्स भी आपकी क्या हो रही हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो रही हैं, जिसके कारण आपकी वॉल्यूम बढ़ जा रही है और आपका प्रेशर डिक्रीज हो जा रहा है। आपको पता ही है कि जो एयर आपकी फ्लो होती है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, तो बाहर आपका प्रेशर ज्यादा है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे कि क्या क्या मेजर्स हैं, क्या क्या काउंट है, कितने mmHg आपका प्रेशर बाहर होता है, कितना लंग के अंदर होता है, ये अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर आपकी एयर आएगी, बाहर ज्यादा प्रेशर है, अंदर कम हो गया है, क्योंकि आपका डायफ्रागम और इंटरकॉस्टल मसल्स आपकी कॉन्ट्रैक्ट हो गई हैं, तो आपकी एयर अंदर आ जाएगी, राइट। तो लिखा भी हुआ है, एयर एंटर्स लंग्स ड्यू टू प्रेशर ग्रेडियंट। तो
प्रेशर ग्रेडियंट एक डेवलप हो जाता है, आपका डायफ्रागम कॉन्ट्रैक्ट हुआ, इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुई, वॉल्यूम लंग्स की आपकी बढ़ गई, वॉल्यूम बढ़ गई तो आपका प्रेशर हो गया डिक्रीज, प्रेशर इनसाइड लंग्स डिक्रीज हो गया आपका, और बाहर आपका प्रेशर है ज्यादा, तो आपकी एयर फ्लो होएगी हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, एयर आपकी अंदर आ जाएगी। यहां से भी आप देख सकते हैं कि एयर एंटरिंग इन द लंग्स, रिब्स एंड स्टर्नम आपके रेज हो जाएंगे, वॉल्यूम ऑफ थोरैक्स इंक्रीज हो जाएगी, राइट। ये देखो डायफ्रागम आपका कॉन्ट्रैक्ट हो गया है और ये आपका रिब केज है, तो इधर वॉल्यूम आपकी बड़ी है, वॉल्यूम आपकी यहाँ पे बड़ी है, प्रेशर हुआ है डिक्रीज, तो यहाँ पे प्रेशर एटमॉस्फेयर में ज्यादा है तो आपकी एयर इस तरीके से अंदर आ जाएगी। यही सारा प्रोसेस है आपका इंस्पिरेशन का माय डियर स्टूडेंट। इससे भी आपका एमसीक्यू बन सकता है, तो याद रखेंगे कि क्या क्या हो रहा है इसमें। वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है, इनसाइड लंग्स प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, इनसाइड लंग आउटसाइड बट क्या है आपका प्रेशर हाई है, तो हाई टू लो प्रेशर आपकी एयर अंदर आ जाएगी। यहाँ पे डायफ्रागम कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और आपके इंटरकोस्टल मसल भी कॉन्ट्रैक्ट हुई है। अब बात कर लेते हैं एक्सपायरेशन। एक्सपायरेशन यानी कि आपको एयर को बाहर निकालना है, तो उसमें क्या क्या मैकेनिज्म, कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं उसके बारे में हम बात करेंगे, राइट। एक्सपायरेशन और एक्सेलेशन, तो डायफ्रागम आपका यहाँ पे रिलैक्स हो जाता है, मूव्स अपवर्ड, इंटरकोस्टल मसल भी रिलैक्स हो जाती हैं, थोरेसिक कैविटी की जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो जाती है, वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगी तो यहाँ पे आपका प्रेशर बढ़ जाएगा। गिव मी अ मिनट। तो यहाँ पे सारा काम उल्टा हो रहा है। उल्टा क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ हम क्या कर रहे थे, इंस्पिरेशन में एयर को ले रहे थे, एक्सपायरेशन में हम एयर को बाहर निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, डायफ्रागम आपका रिलैक्स है, इंटरकोस्टल मसल रिलैक्स है, राइट। तो वॉल्यूम जो है आपकी यहाँ पे हो जाएगी डिक्रीज, तो वॉल्यूम डिक्रीज है, आपकी प्रेशर अंदर ज्यादा हो जाएगा। अब अंदर ज्यादा है प्रेशर लंग्स के, तो जो प्रेशर अंदर ज्यादा है तो जो एयर है अब वो अंदर से बाहर जाएगी ना, मतलब हाई प्रेशर टू लो प्रेशर आपको मैंने बताया फ्लो होता है, तो अंदर आपका प्रेशर ज्यादा हो गया, बाहर कम है, तो यहाँ पे एयर मूव आउट हो जाएगी। डायफ्रागम एंड इंटरकोस्टल मसल्स जो है आपके वो है यहाँ पे रिलैक्स। तो ठीक है, एयर पुश्ड आउट ऑफ लंग्स, ये हमने बात कर ली। ब्रीदिंग इज रेगुलेटेड बाय डायफ्रागम, इंटरकोस्टल मसल एंड प्रेशर चेंज, जो चेंज होता है उससे आपका ये सारा मैकेनिज्म हो रहा है। समझ में आ गया? एक्सपायरेशन इंस्पायरेशन किस तरीके से कौन कौन सी चीजें रोल प्ले कर रही है, आपका डायफ्रागम रोल प्ले कर रहा है, राइट, और आपके इंटरकोस्टल मसल्स रोल प्ले कर रही हैं, और जो प्रेशर ग्रेडियंट बन रहा है उसके बेसिस पे ये सारा आपका काम हो रहा है। किस तरीके से हम ब्रीद इन कर रहे हैं, ब्रीद आउट कर रहे हैं, वो सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, राइट। इसका भी डायग्राम हम देख लेते हैं। इसका डायग्राम क्या है, इसमें दिखाया हुआ है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। हमने इंस्पायरेशन तो देख ही लिया है, अब हम एक्सपायरेशन देखते हैं, राइट, कि एक्सपायरेशन किस तरीके से रोल प्ले कर रहा है आपका, राइट। तो यहाँ पे देखो एयर एक्सपेल्ड फ्रॉम, यानी कि बाहर जा रही है, एक्सपेल्ड मतलब बाहर जा रही है, आपकी वॉल्यूम ऑफ थोरैक्स यहाँ पे डिक्रीज हो रही है। जाहिर सी बात है, अगर वॉल्यूम यहाँ पे डिक्रीज हो रही है तो प्रेशर बढ़ जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर आपकी जो एयर है वो आउट हो जाएगी। डायफ्रागम यहाँ पे रिलैक्स है, राइट, डायफ्रागम आपका रिलैक्स है, इधर पे डायफ्रागम रिलैक्स है, आपकी इंटरकोस्टल मसल्स भी रिलैक्स हैं, तो ये रिलैक्स है, वॉल्यूम डिक्रीज है, जो रिब्स और स्टर्नम है वो रिटर्न हो जाएंगे आपकी ओरिजिनल पोजीशन पे, तो आपकी जो एयर है वो बाहर आ जाएगी, क्योंकि वॉल्यूम अंदर है कम, प्रेशर है ज्यादा, एयर फ्लो होएगी हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, तो एक्सपेल्ड आउट हो जाएगी आपकी एयर। तो समझ में आया होगा आपको एक्सपायरेशन भी। अब बात कर लेते हैं हम पल्मोनरी वॉल्यूम्स की, कि पल्मोनरी वॉल्यूम्स आपकी क्या है, राइट। गिव मी अ मिनट, पल्मोनरी वॉल्यूम्स की बात कर लेते हैं हम, कि पल्मोनरी वॉल्यूम्स क्या है हमारी। पल्मोनरी वॉल्यूम की बात करते हैं, राइट। तो अब देखो
पल्मोनरी वॉल्यूम में आपने सुना होगा टाइडल वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, कैपेसिटीज के बारे में पढ़ा होगा। तो नॉर्मली जो हम सांस ले रहे हैं और सांस छोड़ रहे हैं, ब्रीद इन ब्रीद आउट, वो जो वॉल्यूम हम होती है उसी वॉल्यूम को हम बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। द वॉल्यूम ऑफ एयर इनहेल्ड एक्सहेल्ड इन नॉर्मल ब्रीदिंग, ये होती है आपकी 500 ml। नॉर्मल ब्रीदिंग के समय आप ब्रीद इन ब्रीद आउट जो कर रहे हैं वही है आपकी टाइडल वॉल्यूम, राइट। तो याद रखेंगे, ये आपको एमसीक्यू में ऐसे पूछ लिया जाता है कि इनका मतलब पूरा देख लेते हैं कि 500 ml है या 2500 ml है, तो इनको मिसमैच करके आपको क्वेश्चन में दे दिया जाता है। तो जो आपकी टाइडल वॉल्यूम है वो होती है 500 ml, राइट। देन अब बात करते हैं हम इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है हमारी। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो एडिशनल वॉल्यूम ऑफ आपने इनहेल करी ड्यूरिंग नॉर्मल आपका क्या इंस्पिरेशन, नॉर्मली आप ले रहे हैं एयर को, फिर आपने एडिशनल वॉल्यूम ऑफ जो एयर है वो दोबारा से आपने इनहेल किया, वही कहलाएगी क्या आपकी इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जो कि आपकी होती है 2500 टू 3000 ml, राइट। तो ये समझ में आ गया होगा इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इनका जो भी आपको दिया हुआ है कि कितनी कितनी होती है, जैसे 500 ml आपकी टाइडल वॉल्यूम है, 2500 टू 3000 ml आपकी क्या है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो ये सारा जो भी डेटा है आपको याद रखना है, क्योंकि इससे क्वेश्चन काफी पूछा जाता है। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है, अब एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, यहाँ पे भी बहुत कॉमन से कॉन्सेप्ट है। टाइडल वॉल्यूम समझ में आ गया कि नॉर्मल ब्रीदिंग के टाइम जो हम एयर ब्रीद इन ब्रीद आउट कर रहे हैं वही आपकी टाइडल वॉल्यूम है, जो कि आपकी 500 ml होती है। अब पूछा है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, उसमें यानी कि हम नॉर्मल ड्यूरिंग नॉर्मल इंस्पिरेशन, नॉर्मल जो हम सांस ले रहे हैं एकदम से हमने एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर फिर से इनहेल करी, वो कहलाएगी आपकी इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की बात कर लेते हैं। ये भी उसी तरीके से है कि आप नॉर्मल ड्यूरिंग नॉर्मल एक्सपायरेशन आप सांस निकाल रहे हैं, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर जो आपने निकाली और ड्यूरिंग नॉर्मल एक्सपायरेशन वो कहलाएगी आपकी क्या एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एडिशनल एयर एक्सहेल्ड आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। अब रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होती है, जो एयर रह जाती है आपके लंग्स में इवन आप मैक्सिमम अपना एक्सपायरेशन कर लें। अब कुछ एयर तो रहनी चाहिए लंग्स में, वरना लंग्स कोलैप्स हो जाएंगे। जो एयर रह जाती है आपके, चाहे आप मैक्सिमम एयर बाहर निकाल दें फिर भी कुछ ना कुछ आपकी बॉडी में कुछ ना कुछ एयर रह जाती है ड्यूरिंग, आप चाहे कितना भी मैक्सिमम एक्सपायरेशन कर लें, वही कहलाती है क्या आपकी रेजिडुअल वॉल्यूम, जो कि आपके लंग्स को कोलैप्स करने से बचाती है। वो होती है आपकी 1100 टू 1200 ml। और आपकी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितनी है आपकी 1000 टू 1100 ml, राइट। और आपकी कैपेसिटीज की अगर हम बात करें तो कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटीज का ये फॉर्मूले पूछे जाते हैं। ये टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और टोटल लंग कैपेसिटी को हम वाइटल कैपेसिटी प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम भी बोल सकते हैं। ये जो कैपेसिटीज के फॉर्मूलेज हैं और जो डेटा है कि कितना 500 ml या 2500 ml टू 3000 ml, तो ये जो डेटा है इन पे एमसीक्यू बन जाता है, क्योंकि वॉल्यूम्स कैपेसिटी आपको एक साथ दे दी जाती है और उनके डेटा को मिसमैच कर दिया जाता है। तो ये सारे डेटा आपको याद रखने हैं, राइट। अब बात कर लेते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस की, कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे आपका हो रहा है, राइट। तो अगर हम बात करें इसमें हम देखेंगे तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस पहले देखना तो होगा कि हो कहाँ रहा है। ये आपका होता है एल्वियोलाई में, सबसे ज्यादा आपका प्राइमरी साइट हमने पढ़ा था कि जो एल्वियोलाई है वो आपकी प्राइमरी साइट है। तो हम उसमें देखेंगे कि किस तरीके से सारी चीजें हो रही हैं, राइट। तो देखो माय डियर स्टूडेंट कि आप ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट देखेंगे फर्दर, अभी मैं समझाऊंगी आपको। आप कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट देखेंगे, किस तरीके से चीजें हो रही हैं वो देखेंगे। तो पहले हम डायग्राम समझ लेते हैं अपना किसका, एल्वियोलाई का, ताकि आपको समझ में आ जाए। तो ये डायग्रामेटिक सेशन है किसका, एल्वियोलस विद पल्मोनरी कैपिलरीज। तो यहाँ पे आपके पास
3 वॉल पाई जाती हैं जिनके थ्रू आपका ये गैसियस एक्सचेंज हो रहा होता है। कई बार क्वेश्चन में पूछ लिया भी जाता है कि वो 3 वॉल कौन कौन सी है, आपको एक गलत ऑप्शन दे देगा, 4 ऑप्शन में से आपको एक गलत ऑप्शन दे दिया जाएगा, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कौन कौन सी वॉल होती है। एक तो आपका एल्वियोलर वॉल होगा, राइट, एक आपका बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी, राइट, और एक आपकी हो जाएगी ब्लड कैपिलरी की जो वॉल होगी, राइट, जैसे कि ब्लड कैपिलरी आपको दिखाई गई है और ये आरबीसी है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए कि कौन कौन सी आपकी वॉल्स होती हैं। एल्वियोलर कैपेसिटी है ये आपकी वॉल हो जाएगी ब्लड कैपिलरी की। तो ये तीनों वॉल्स आपकी रोल प्ले कर रही होती हैं आपकी गैसियस एक्सचेंज में, क्योंकि क्वेश्चन ये इस तरीके से ही पूछा जाता है कि आपको 4 ऑप्शन दे देगा, 3 ये वॉल दे देगा, तीनों वॉल का नाम लिखा होगा, वहां पे एक गलत ऑप्शन डाल देगा। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको याद रखनी होती हैं। डायग्राम भी दे देगा, डायग्राम का आपसे लेबलिंग पूछ ली जाएगी। तो एल्वियोलाई आपकी प्राइमरी साइट है गैसियस एक्सचेंज की, ये 3 वॉल हैं जो कि इन्वॉल्व होती हैं आपकी गैसियस एक्सचेंज में। अब हम बात कर लेते हैं पहले कि किस तरीके से आपका ट्रांसपोर्ट होता है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, किस तरीके से प्रेशर ग्रेडियंट मेंटेन होता है बॉडी में, राइट। तो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट की अगर हम बात करें माय डियर स्टूडेंट, तो ऑक्सीजन 98% जो आपका ऑक्सीजन होता है वो बाइंड होता है हीमोग्लोबिन में, आरबीसी के थ्रू ये ट्रांसपोर्ट होता है एज ऑक्सी हीमोग्लोबिन। 98% ऑफ आपका ऑक्सीजन एज ऑक्सी हीमोग्लोबिन थ्रू आरबीसी आपका ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है, और 2% डिसॉल्व इन द प्लाज्मा। अब प्लाज्मा में इसका कंसंट्रेशन इतना कम क्यों ये ट्रांसपोर्ट हो रहा है, क्योंकि आपने एनसीईआरटी में देखेंगे एक लाइन लिखी हुई है, जो CO2 है उसकी जो सॉल्युबिलिटी होती है वो 25% ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू क्या, आपकी ऑक्सीजन से। अभी मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो 70% आपका हो रहा होता है एज बाइकार्बोनेट, राइट, तो थ्रू प्लाज्मा, ये वाली चीजें याद रखनी है। और आपका जो 20 to 25% ये बाउंड होता है हीमोग्लोबिन से एज कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, और 7% आपका थ्रू डिसॉल्व्ड प्लाज्मा ये ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछने लग जाए जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कितना परसेंट ट्रांसपोर्ट हो रही है थ्रू प्लाज्मा, जो स्टूडेंट ध्यान से नहीं सुन रहे हैं वो इसको मार्क करके आएंगे 70%, बट इसका आंसर आएगा आपका 77%। क्यों, यहाँ पे लिखा हुआ है देखो कि 70% तो ट्रांसपोर्ट हो रहा है आपका कार्बन डाइऑक्साइड एज बाइकार्बोनेट इन प्लाज्मा, और 7% और वो ट्रांसपोर्ट हो रहा है इन प्लाज्मा इन डिसॉल्व फॉर्म। तो 70 + 7 इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर आपका हो जाएगा 77%। तो ये वाली चीज याद रख लेना, इसको स्टार मार्क कर लो, राइट, कि ये 77% आपका ट्रांसपोर्ट होता है थ्रू प्लाज्मा। तो ये वाली बात याद रखना, ये क्वेश्चन में जरूर पूछी जाती है कि आरबीसी के थ्रू तो ये 20 to 25% ही ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है एज कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, 77% ये ट्रांसपोर्ट होता है थ्रू प्लाज्मा, जिसमें से 70% एज बाइकार्बोनेट ट्रांसपोर्ट होता है और 7% आपका इन डिसॉल्व्ड फॉर्म में। अब प्रिंसिपल क्या है ट्रांसपोर्टेशन का, तो जो गैसियस एक्सचेंज होता है उसका मेन प्रिंसिपल आपका आ जाता है प्रेशर ग्रेडियंट मेंटेन होना चाहिए। तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर आपकी जो गैसेस हैं वो फ्लो हो रही होती हैं। तो जैसे कि आपका एल्वियोलाई में आप देखेंगे उस तरीके से कैसे कैसे ट्रांसपोर्ट होगा, हाई टू लो प्रेशर, ये डायग्राम की हेल्प से समझेंगे, और क्या क्या डेटा है, कितना प्रेशर mmHg में एल्वियोलाई में है, ब्लड में आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो सारा हम डायग्राम की हेल्प से समझेंगे, राइट। अब देखो यहाँ पे देखते हैं, ये है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैसियस एक्सचेंज एट एल्वियोलस और आपका बॉडी टिश्यूज विद ब्लड एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखो इनिशियली जो आपका एटमॉस्फेयर में होता है ऑक्सीजन का मतलब क्या बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर,
वो आपका कितना होता है, इधर टेबल से भी आप देखो एटमॉस्फेयर में आपका 159 mmHg होता है और आपका CO2 का 0.3 mmHg। तो उसी से देख लो, मान लो यहाँ पे 159 O2 का है एटमॉस्फेयर, मान लो इसको, इस डायग्राम को मैं समझाती हूँ, O2 का है ये, राइट, और कार्बन डाइऑक्साइड का कितना दिखाया आपका 0.3, राइट। तो यहाँ पे ज्यादा है आपका हाई टू लो प्रेशर, मैंने समझाया कि हाई टू लो प्रेशर आपका एयर का मूवमेंट होगा। अब एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का ज्यादा आपका क्या है प्रेशर, तो प्रेशर ग्रेडियंट कैसे चलेगा, हाई टू लो प्रेशर ग्रेडियंट 159 mmHg आपका यहाँ पे ऑक्सीजन का है, तो ये इस तरीके से एयर मूव करेगी, फिर यहाँ पे यूज हो जाएगी ऑक्सीजन एल्वियोलाई में, तो इनका 104 रह जाएगा आपका mmHg। देन फिर आपकी इधर ये आएगा, तो इधर आपका कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा आपका 95 mmHg। अभी सिर्फ हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड के बारे में समझ रहे हैं, यानी कि ऑक्सीजन का ही हम अभी देख रहे हैं कि किस तरीके से प्रेशर ग्रेडियंट मेंटेन हो रहा है। ये डायग्राम समझो कि बाहर आपका एटमॉस्फेयर में 159 mmHg O2 का प्रेशर है, यहां से ये एयर इंस्पायर होगी, एल्वियोलाई में आपकी 104 mmHg हो जाएगा, क्योंकि आपकी ऑक्सीजन कंज्यूम भी तो हो रही है, क्योंकि मैंने बताया उसको हम यूज कर रहे हैं ब्रेकडाउन के लिए, अपने मैक्रोमोलिक्यूल्स के लिए, ताकि एनर्जी हम ले सके डे टू डे एक्टिविटीज के लिए, राइट। तो ऑक्सीजन आपने देखा यहाँ पे है 95 mmHg, फिर यहाँ पे इधर ये टिश्यूज में चला जाएगा, क्योंकि टिश्यू में चाहिए होता है। इधर से अब हम CO2 निकालेंगे, अब इधर से CO2 का देख लेते हैं, CO2 है हमारा 45 mmHg, बाहर जाएगा ये 40 हो जाएगा, फिर और बाहर जाएगा, एक्सपायर करेगा एयर, तो और ज्यादा आपका कम हो जाएगा, राइट। तो ये सारी चीज सॉरी कम तो ये इधर है यहाँ पे एटमॉस्फेयर में, इसको बाहर निकाल देंगे, राइट। इस तरीके से ये सारी चीजें दिखाई गई है। ये आपकी एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करी है। ऑक्सीजन का आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से आपका प्रेशर ग्रेडियंट बन रहा है, इनिशियली हाई था, देन लो हुआ आपका एल्वियोलस में, देन आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में हमने देखा 95 है, इधर हमने CO2 का देखा तो CO2 का 45 mmHg है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में, देन आपका ये 40 mmHg हो जाएगा, देन आपका बाहर निकल जाएगा। आगे देखते हैं अपना ये सारा जो डेटा है, क्योंकि जो डायग्राम है उसको समझना बहुत जरूरी है कि किस तरीके से आपकी जो एयर है वो एटमॉस्फेरिक एयर जो आपकी है वो किस तरीके से एल्वियोलाई में आ रही है, क्या प्रेशर ग्रेडियंट मेंटेन हो रहा है ऑक्सीजन का इनसाइड एल्वियोलाई और आउटसाइड आपका जो एटमॉस्फेयर में है क्या प्रेशर है। तो उसी तरीके से ये सारी एयर इन और आउट होती है। तो प्रेशर ग्रेडियंट आपका एटमॉस्फेरिक एयर में O2 का 159 होता है, CO2 का 0.3 होता है, एल्वियोलाई में हमने देख ही लिया 104 mmHg था, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में 40 और आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 95 देखा, टिश्यू में हमने देख ही लिया कि 40 था। फिर अब एटमॉस्फेरिक एयर में हम CO2 का अगर देखें तो 0.3 mmHg आपका प्रेशर होता है। और भी जो हमने देखी चीजें उसके बारे में भी समझ लेते हैं। एल्वियोलाई में 40 था, 45 आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में आपका 40 mmHg एंड 45 mmHg आपका टिश्यू में होता है। तो ये जो भी प्रेशर ग्रेडियंट है इसी के बेसिस पे आपकी जो एयर होती है इन और आउट होती है। तो ये वाला डायग्राम भी आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड में और आपका एल्वियोलाई में और आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है बाहर एटमॉस्फेरिक एयर में या एटमॉस्फेयर में किस तरीके से ये प्रेशर ग्रेडियंट मेंटेन हो रहा है, राइट। देन आगे चलते हैं, ये हमने समझ ही लिया डायग्राम। देन आ जाते हैं आपका ट्रांसपोर्ट हम किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का। तो गिव मी अ मिनट। तो कार्बन डाइऑक्साइड का हमने पढ़ ही लिया है कि जो आपका ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है वो 70% एज बाइकार्बोनेट हो रहा होता है थ्रू प्लाज्मा, राइट, और 7% वो डिसॉल्व फॉर्म में थ्रू प्लाज्मा ही ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है। और आपका 20 to 25 20 या फिर 23% समझ लो कि एस कार्बा अमीनो हीमोग्लोबिन
ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है। तो यहाँ पे आप एनसीईआरटी में एक आपने पैराग्राफ में पढ़ा होगा कि क्लोराइड शिफ्ट क्या होता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस का क्या रोल है। तो वही हम कार्बन डाइऑक्साइड का जो ट्रांसपोर्ट है उसके बारे में अभी पढ़ेंगे कि किस तरीके से ये ट्रांसपोर्ट आपका हो रहा है, राइट। तो प्लाज्मा का जो मैंने बात बताया है 77% ये प्लाज्मा के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है, ये वाली बात आप याद रखेंगे क्योंकि 70% एस बाइकार्बोनेट भी प्लाज्मा के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रहा है आपका, और आपका 7% भी प्लाज्मा के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रहा है। तो अगर आपके पास कोई क्वेश्चन आ जाता है कि ये प्लाज्मा के थ्रू कितना ट्रांसपोर्ट हो रहा है CO2, तो वो आप 77% लगा के आएंगे, ये वाली बात याद रख लेना। 70 और 7 77% ये आपका ट्रांसपोर्ट हो रहा है थ्रू प्लाज्मा, राइट। तो चलो आगे बढ़ते हैं, समझते हैं ये वाला डायग्राम भी आपका। तो देखो आपका CO2 और वाटर कंबाइन करके बनाएगा H2CO3, देन ये ब्रेक होगा किसमें, H+ एंड HCO3 में, राइट। ये सारा काम आपका आरबीसी में हो रहा है और इसका ट्रांसपोर्ट कहाँ होगा, प्लाज्मा में होगा। तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड आया, राइट, देन वो वाटर जो आपकी आरबीसी में प्रेजेंट है उसने H2CO3 बनाया, बाइकार्बोनेट बनाया, उसकी स्प्लिटिंग होगी H+ एंड HCO3 नेगेटिव। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा आपका जो बाइकार्बोनेट है इनसाइड आरबीसी बहुत ज्यादा हो जाएगा, HCO3 की H2CO3 स्प्लिट हो रहा है H+ एंड HCO3 नेगेटिव में। तो यहाँ पे नेगेटिव आयन ज्यादा हो जाएंगे। इसी चीज को मेंटेन करने के लिए आपके जो प्लाज्मा से क्लोराइड अंदर आ जाएंगे, यही क्या कहलाता है, क्लोराइड शिफ्ट, हैम्बर्गर इफेक्ट, राइट। तो यहाँ पे आपके क्लोराइड आ जाएंगे अंदर, यही कहलाएगा आपका क्या, क्लोराइड शिफ्ट और आपका क्या, हैम्बर्गर इफेक्ट, ताकि आपकी न्यूट्रलिटी मेंटेन रह सके बॉडी में। अगर ज्यादा अंदर आपकी आरबीसी में ज्यादा आपके नेगेटिव आयंस हो जाएंगे तो ये मुश्किल हो जाएगी। तो इसी चीज को मेंटेन करता है आपका क्लोराइड शिफ्ट, क्लोराइड अंदर आ जाते हैं। तो ये चीजें याद रखना। और कार्बोनिक एनहाइड्रेस रिवर्सिबल रिएक्शन शो कर रहा होता है, राइट। तो ये समझ में आया होगा आपको कि कार्बोनिक एनहाइड्रेस, ये सारी चीजें तो आपकी टिश्यू के थ्रू हो रही हैं कि टिश्यू में, और जो रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट होता है आपका वो आपको कहाँ देखा जाता है, वो आपका देखा जाता है एल्वियोलाई में। तो ये वाली बात समझ में आ गई कि प्लाज्मा में जो बाइकार्बोनेट्स की हम बात कर रहे थे कि बाइकार्बोनेट्स कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं, तो इसी तरीके से ये बाइकार्बोनेट आपके ट्रांसफर हो रहे हैं कि ये बाहर निकल रहे हैं। यहाँ पे कार्बोनिक एनहाइड्रेस की प्रेजेंस में CO2 और H2O ने बनाया क्या, आपका H2CO3, वो स्प्लिट हुआ H+ एंड HCO3 नेगेटिव। HCO3 नेगेटिव का अमाउंट ज्यादा ना हो जाए इसलिए वो बाहर चले जाते हैं। उसी चीज को मेंटेन, उसी न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए क्लोराइड आपके अंदर आ जाते हैं, यही कहलाता है क्लोराइड शिफ्ट, हैम्बर्गर इफेक्ट। ये अभी आपका टिश्यू में हो रहा है, अगर एल्वियोलाई में ये चीज होएगी ये आपकी कहलाएगी रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट। यहाँ पे होता है ये क्लोराइड शिफ्ट, राइट। देन हम बात करते हैं ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। गिव मी अ मिनट, हमें अभी और क्या क्या पढ़ना है, हमें ये सारी चीजें समझनी है, तो गिव मी अ मिनट, समझते हैं। हम ऑलरेडी बहुत सारा चीजें समझ चुके हैं, अब हम आ गए हैं ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन आपका डिसोसिएशन कर्व। तो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व, सबसे पहले इस लाइन को ही समझते हैं कि ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व क्या है। तो जो ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग है, हीमोग्लोबिन 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 से बाइंड करता है, राइट। अगर एक बाइंड किया तो उसी तरीके से सारी चीजें देखेंगे हम कि क्या सैचुरेशन है, क्या क्या ये कर्व है, किस किस के बीच में बन रहा है, एक्स एक्सिस पे क्या लिया गया है, वाई एक्सिस पे आपका क्या लिया है। तो देखते हैं। तो देखो जो हमारा ये ग्राफ है ये बनता है आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन। अब इसका क्या मतलब हुआ कि हमारा जो ये ग्राफ बन रहा है ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व, जो ये कर्व है ये बन किसके बीच में रहा है, ये बन रहा है आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन। यानी कि हीमोग्लोबिन कितना बाइंड कर रहा है ऑक्सीजन से एज ऑक्सी हीमोग्लोबिन, क्या उसका परसेंटेज सैचुरेशन है उसका,
और ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है उनके बीच में जो हम कर्व बनाएंगे वही कहलाएगा आपका ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। और ये जो कर्व होता है आपका ये एस शेप्ड बनता है और इसको हम सिग्मोइड कर्व भी बोल सकते हैं। तो परसेंटेज सैचुरेशन का मतलब क्या हुआ, मैंने आपको बताया कि जो हीमोग्लोबिन है वो बाइंड करता है 4 मॉलिक्यूल से। मान लो कि एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का बाइंड हुआ तो 25% यहाँ पे सैचुरेशन हो गया, दूसरा मॉलिक्यूल बाइंड हुआ 50% सैचुरेशन हो गया, यानी कि बाइंड हो गया। जैसे जैसे मॉलिक्यूल बाइंड होते चले जा रहे हैं उतना उतना सैचुरेशन होता जा रहा है। फिर एक और मॉलिक्यूल बाइंड करा आपका ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन से, 75% आपका हो गया सैचुरेशन। जब आपका फोर्थ मॉलिक्यूल भी हीमोग्लोबिन से बाइंड कर जाएगा तो आपका हीमोग्लोबिन 100% सैचुरेट हो जाएगा। अनटिल एंड अनलेस आप कितनी भी ऑक्सीजन देते रहिए वहां पे बाइंडिंग नहीं होगी, इसलिए ग्राफ वहां पे स्ट्रेट आ जाएगा और यहाँ पे सैचुरेशन हो जाएगा। मैं आपको डायग्राम से दिखा देती हूँ, रुको। देखो ये HB है आपका, यहाँ पे एक मॉलिक्यूल बाइंड करा 25% सैचुरेट, एक और करा 50%, यहाँ पे एक और करा 75, यहाँ पे एक और करा, आपका 100% सैचुरेशन हो जाएगा। इसीलिए ग्राफ यहाँ पे आके ये फ्लैट शो हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे आपका 100% सैचुरेशन है। ये आप एंजाइम सबस्ट्रेट के केस में भी देखते हैं कि आप सबस्ट्रेट देते रहते हैं तब तक होती रहेगी जब तक आपकी रिएक्शन होनी होगी। जब आप अननेसेसरीली सबस्ट्रेट देते रहते हैं तो नहीं होती फिर रिएक्शन, वहां पे सैचुरेशन आ जाता है। एंजाइम का भी उसी तरीके से इस डायग्राम में है कि आपका जो हीमोग्लोबिन है वो बाइंड करता है 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन से, राइट। तो 4 मॉलिक्यूल पहले एक बार बाइंड करा एक मॉलिक्यूल से, फिर दूसरे मॉलिक्यूल से, देन तीसरे से, थर्ड फोर्थ से। जब 4 मॉलिक्यूल से आपका हीमोग्लोबिन बाइंड कर जाएगा वहां पे आपका 100% सैचुरेशन हो जाएगा। तो ये ग्राफ सिग्मोइड है, ये भी याद रखेंगे। अब राइट शिफ्ट क्या होता है, लेफ्ट शिफ्ट क्या होता है, क्या क्या फैक्टर्स हैं अफेक्ट करते हैं इस कर्व को, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, राइट। तो चलो देख लेते हैं कि क्या क्या चीजें हैं ये, कि राइट शिफ्ट क्या होता है, लेफ्ट शिफ्ट क्या होता है। तो राइट शिफ्ट, अगर आपका राइट एंड लेफ्ट शिफ्ट की बात करेंगे, या तो ये राइट हो जाएगा या ये आपका लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा। उसके बारे में भी हम बात करेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो ये सारे चीजों इस कर्व को आपके अफेक्ट कर रहे हैं। तो चलो देखते हैं। अगर ग्राफ लेफ्ट शिफ्ट हो रहा है तो यहाँ पे क्या क्या हो रहा है कि आपका ग्राफ अगर लेफ्ट शिफ्ट होगा तो आपका CO2 का जो कंसंट्रेशन है वो कम होगा, pH आपका क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। जब CO2 यहाँ पे डिक्रीज है तो pH ऑटोमेटिकली आपका ज्यादा हो जाएगा, डिक्रीज टेम्परेचर हो जाएगा और ये फेवर करेगा आपकी लोडिंग इन आपकी लंग्स में, फेवर्स ऑक्सीजन लोडिंग इन लंग्स। तो जो आपका लेफ्ट कर्व है, अगर लेफ्ट साइड आपका कर्व शिफ्ट हो रहा है तो वहां पे क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी, लेफ्ट शिफ्ट में क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी आपको, आपकी डिक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगी और आपका टेम्परेचर भी इधर डिक्रीज है, कार्बन डाइऑक्साइड डिक्रीज है तो pH आपका बढ़ जाएगा और ये फेवर करेगा आपकी ऑक्सीजन की लोडिंग इन लंग्स। लेफ्ट शिफ्ट है ये। राइट शिफ्ट में क्या क्या देखेंगे, अगर आपका कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो जाएगा आपका pH, राइट, और इंक्रीज हो जाएगा आपका टेम्परेचर, यहाँ पे ये फेवर करेगा आपका ऑक्सीजन रिलीज इनटू टिश्यू। तो यही फैक्टर है किस तरीके से आपका ऑक्सीजन का डिसोसिएशन हो रहा है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो हम पढ़ रहे हैं, और किस तरीके से एसोसिएशन हो रहा है ऑक्सीजन का आपका हीमोग्लोबिन के साथ। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी कि किस तरीके से आपका ये लेफ्ट और राइट शिफ्ट हो रहा है, वो समझ में आ गया होगा। ये हो गया आपका लेफ्ट एंड राइट शिफ्ट और ये हो गया आपका ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। लेफ्ट शिफ्ट में हमने देख लिया क्या क्या चीजें देखी कि कार्बन डाइऑक्साइड आपकी यहाँ पे डिक्रीज हो रही है, टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, pH इंक्रीज हो रहा है, और लेफ्ट शिफ्ट में फेवर हो रहा है क्या आपका कि जो ऑक्सीजन की लोडिंग हो रही है लंग्स में, ये फेवर हो रहा है लेफ्ट शिफ्ट में। राइट शिफ्ट में क्या देखा, कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हो रही है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है और आपका pH यहाँ पे डिक्रीज हो रहा था
और इसी को हम बोहर इफेक्ट भी कहते हैं, और ये फेवर करता है आपका ऑक्सीजन का रिलीज इनटू टिश्यू। तो लेफ्ट शिफ्ट को हम हेल्डेन इफेक्ट बोलते हैं और राइट शिफ्ट को हम क्या बोलते हैं, बोहर्स इफेक्ट। तो ये जो सिचुएशंस हैं या कंडीशंस हैं, क्या क्या चीजें हो रही हैं आपके लेफ्ट शिफ्ट में, राइट शिफ्ट में, एमसीक्यू दे दिया जाएगा, आपकी लेफ्ट शिफ्ट की राइट शिफ्ट में चीजें दे दी जाएंगी। तो ये चीजें ध्यान रखनी है कि कौन सा कहाँ टिक करके आना है। बोहर इफेक्ट कहते हैं हम राइट शिफ्ट को ही, बोहर इफेक्ट कहते हैं, और लेफ्ट शिफ्ट को हम हेल्डेन इफेक्ट कहते हैं। राइट, तो समझ में आया होगा आपको। राइट, अब बात कर लेते हैं रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग की। ब्रीदिंग की जो रेगुलेशन है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो मेड्यूलरी रेस्पिरेटरी सेंटर, ये आपका मेड्यूला में होता है और ये आपका रेगुलेट करता है रिदमिक ब्रीदिंग इन्वायरमेंट को। राइट, मेड्यूला ऑब्लंगेटा जो है आपका, ये क्या रेगुलेट करता है, रिदमिक ब्रीदिंग मूवमेंट्स को रेगुलेट करता है। अब जो कीमोरिसेप्टर होते हैं वो आपकी आयोर्टिक और कैरोटिड बॉडीज में प्रेजेंट होते हैं। जैसे ही आपका CO2 और H+ लेवल इंक्रीज होता है तो ये ट्रिगर कर देता है आपका इंक्रीज ब्रीदिंग रेट, ताकि आपकी बॉडी से CO2 और H+ बाहर निकल जाए, क्योंकि CO2 और H+ आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल है। जैसे ही इनका कंसंट्रेशन हाई हो जाए तो कीमो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं हार्ट में, कहाँ पे, एओर्टिक एंड कैरोटिड बॉडीज में। तो जैसे ही ये इनका अमाउंट CO2 और H+ का ज्यादा हुआ, वैसे ही क्या होता है, बॉडी में ट्रिगर हो जाता है कि हाई रेट ऑफ इंस्पिरेशन हो जाता है। पॉन्स के बारे में आपने सुना होगा, न्यूमेटिक सेंटर भी बोलते हैं उसको। तो आपका रेट ऑफ ब्रीदिंग वो इंक्रीज कर देता है, इंस्पिरेशन रेट बढ़ा देता है, ताकि आपकी CO2 और H+ बॉडी से बाहर हो जाए। तो ये वाले क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। फीडबैक मैकेनिज्म कैसे चलता है, जो हाई CO2 और लो O2 है, स्टिमुलेट रेस्पिरेटरी सेंटर टू इंक्रीज ब्रीदिंग। वही बताया मैंने, जैसे ही CO2 H+ आपकी बॉडी में ज्यादा बढ़े, रेट ऑफ इंस्पिरेशन आपका बढ़ जाएगा, ताकि आपकी ये सारे जो भी टॉक्सिक चीजें हैं वो बाहर चली जाएं आपकी बॉडी से। राइट, अब बात कर लेते हैं डिसऑर्डर्स रिलेटेड टू आपका क्या, रेस्पिरेशन। तो एस्थमा, इन्फ्लेमेशन ऑफ आपका क्या, इन्फ्लेमेशन ऑफ एयरवेज लीडिंग टू डिफिकल्टीज इन ब्रीदिंग। अगर आपकी एयरवेज में आपका इन्फ्लेमेशन हो जाए और आपको डिफिकल्टी हो जाए ब्रीदिंग में, वही कहलाता है आपका क्या, एस्थमा। ब्रीदिंग में आपको डिफिकल्टी हो रही है, ब्रीद आप अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, तो वही क्या कहलाता है, एस्थमा। अब बात कर लेते हैं एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा क्या है कि डैमेज हो जाती है आपकी क्या, एल्वियोलर वॉल्स, और रिड्यूस हो जाता है रेस्पिरेटरी सरफेस। तो ये किस वजह से होता है, ये आपका कॉज हो रहा होता है स्मोकिंग की वजह से। तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है कि जो कौन सा रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है जो आपकी स्मोकिंग के थ्रू होता है, वो होता है आपका एम्फाइसीमा। एस्थमा के बारे में पढ़ा हमने, एम्फाइसीमा के बारे में पढ़ा। अब निमोनिया का देखें हम अगर, तो इन्फेक्शन इन द लंग कॉजिंग फ्लूइड एक्यूमुलेशन इन एल्वियोलाई। अगर आपकी एल्वियोलाई में आपका फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो जाए तो उसको भी हम निमोनिया बोलते हैं। ये भी एक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है। क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीजेस, ग्रुप ऑफ डिजीज कॉजिंग एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन इंक्लूड्स क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस और एम्फाइसीमा। तो ये भी एक तरीके का आपका रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है। ऑक्यूपेशनल लंग डिसऑर्डर लास्ट हमारा ये है। अब ये क्या है कि ऑक्यूपेशन से रिलेटेड आपको लंग डिसऑर्डर हो रहे हैं, जैसे कि आप चौक इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, चौक से आपको डस्ट पार्टिकल से उससे इन्फेक्शन हो गया, सिलिका इंडस्ट्री में आपको सिलिकोसिस हो गया। तो ऐसी इंडस्ट्रीज में अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको एडवाइस किया जाता है कि आप मास्क पहने, अच्छे से चीजें, आपका जो वर्क है उसको प्रॉपर प्रिवेंशन के साथ काम करें। तो ऐसे जो डिसऑर्डर होते हैं उन्हें कहते हैं हम ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी लंग डिसऑर्डर्स। तो क्या है ये, लॉन्ग टर्म एक्सपोजर टू हार्मफुल सब्सटेंस लाइक डस्ट एंड केमिकल्स। वही मैंने बताया, अगर आप एक लंबे समय के लिए ऐसी इंडस्ट्रीज में या ऐसी जगह पे काम करेंगे तो आपको ये डिसऑर्डर हो सकते हैं। तो आपका एडवाइजेबल है ये कि मास्क वगैरह, ग्लव्स पहन के आप ये सारी चीजें करिए। तो ये डिसऑर्डर्स आपको समझ में आए होंगे। राइट, तो जितना भी हमने समझा रेस्पिरेशन का पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। राइट,
और आपके लिए अनअकैडमी लेके आता रहता है बहुत अच्छे अच्छे ऑफर्स फॉर टेस्ट, लाइव लेक्चर्स। आप मेरा कोड लगा सकते हैं DEEP20, दैट इज DEEP20, ये कोड आप लगा सकते हैं, यहाँ से भी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, राइट। तो DEEP20 ये कोड आप लगा सकते हैं, यहाँ से आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। 500 प्लस लेक्चर्स हैं आपके, 20 प्लस टेस्ट इंग्लिश लैंग्वेज में, इतने अमाउंट पे आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। तो देरी किस बात की है, जल्दी से अपना नीट यूजी का सब्सक्रिप्शंस लीजिए, अपनी पढ़ाई को बनाए अच्छा और आसान, राइट। तो होप आपको ये सारा चैप्टर जो भी मैंने समझाया ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस समझ में आया होगा। पहले हमने समझा कि ब्रीदिंग और आपके रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस होता है, एडेप्टेशंस देखी डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की, कि क्या क्या उनमें एडेप्टेशन होती है। फिश में हम गिल्स देख रहे थे, इंसेक्ट्स में हम ट्रैकियल सिस्टम्स देख रहे थे, और अपना फ्रॉग में हम बक्कल कैविटी, स्किन, लंग्स सब कुछ ही देख रहे थे। बर्ड्स में एयर सैक्स के बारे में हमने बात करी, मैमल्स में लंग्स होते हैं, राइट, ह्यूमंस में, राइट, लंग्स हो रहे होते हैं आपके रेस्पिरेशन के लिए। देन उसके बाद हमने बात करी गैसियस एक्सचेंज की, एल्वियोलाई में हमने देखा कि किस तरीके से 3 वॉल प्ले कर रही थी आपके गैसियस एक्सचेंज में। हमने डायग्रामेटिक व्यू भी देखे कि कैसे गैसियस एक्सचेंज हो रहा है। हमने वॉल्यूम्स देखी, रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज के बारे में हमने पढ़ा। देन हमने उसके बाद क्या समझा, हमने देखा कि ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व में लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट क्या होता है, किसे बोहर इफेक्ट कहते हैं, किसको हेल्डेन इफेक्ट कहते हैं, और क्या क्या कंडीशंस होती है इन दोनों इफेक्ट्स में, वो सारा समझा हमने रेगुलेशन देखा ब्रीदिंग का कि मेड्यूला ऑब्लोंगेटा क्या रोल प्ले कर रहा है। देन हमने डिसऑर्डर्स की बात करी कि कौन सा क्रॉनिक डिसऑर्डर है, कौन से ऑक्यूपेशनल लंग डिसऑर्डर है। तो होप आपको ये सारा चैप्टर समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है आप कमेंट में डाल सकते हैं, उसको बिल्कुल सॉल्यूशन उसका आपको मिलेगा। तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल नीट मार्वल्स बाय अनअकैडमी को। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स।